आज हम उस अदृश्य शक्ति को समझने जा रहे हैं जो हमारी आज की जिंदगी को कंट्रोल करती है, यानी सुख, दर्द और लत का विज्ञान। डॉक्टर एना लेम्बेक के काम पर आधारित इस विश्लेषण में हम ये जानेंगे कि हम सब एक ऐसे जाल में क्यों फंसे हुए हैं जहां थोड़ा और की तलाश कभी खत्म ही नहीं होती। सुबह के 7 बजे अलार्म बजता है और आंखें खुलती हैं। एक नए दिन की शुरुआत। ये एक ऐसा पल है जो दुनिया भर में करोड़ों लोग हर रोज दोहराते हैं। लेकिन शरीर ठीक से जागा भी नहीं होता कि दिमाग को अपनी खुराक चाहिए होती है, उस चमकती हुई स्क्रीन की, और फिर अगले 20-30 मिनट कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये आदत अब इतनी आम हो चुकी है, इतनी नॉर्मल, कि इस पर सवाल उठाना भी अजीब सा लगता है। और बस यहीं पर सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है। देखिए, जो चीज सब करते हैं वो सामान्य तो मानी जाती है, लेकिन क्या जो सामान्य है वो सेहतमंद भी है? ये सवाल हमें अपनी आदतों के बारे में एक ऐसे सच का सामना करने पर मजबूर करता है जो शायद थोड़ा असहज हो। तो आज के इस सफर में हम इन 6 हिस्सों को एक-एक करके समझेंगे। हम देखेंगे कि इस मॉडर्न दुनिया ने हमें अपनी पकड़ में कैसे ले लिया है, हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी, हम इस चक्र से बाहर निकलकर वापस संतुलन कैसे पा सकते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, आधुनिक लत। ये समझना बहुत जरूरी है कि लत का मतलब अब सिर्फ शराब या ड्रग्स तक ही क्यों नहीं रह गया है। और इस विषय पर हमारी गाइड हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर एना लेम्बके, जो दुनिया की सबसे जानी मानी एडिक्शन एक्सपर्ट्स में से एक हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि डॉक्टर लेम्बके को ये एहसास तब हुआ जब उन्होंने खुद को एक लत में फंसा हुआ पाया। उनकी लत थी रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना। ये आदत इतनी बढ़ गई कि वो अपने मरीजों से बात करते हुए या परिवार के साथ होते हुए भी छिप छिप कर किताबें पढ़ने लगी। और एक रात जब उन्होंने खुद को एक ऐसी किताब पढ़ते हुए पाया जो उन्हें पसंद तब नहीं थी, तब उन्हें समझ आया कि वो भी फंस चुकी हैं। इसी अनुभव ने उन्हें एक बड़े सवाल की ओर धकेला। क्या लत सिर्फ नशीले पदार्थों तक ही होती है, या हम सब किसी न किसी रूप में किसी चीज के आदी हैं? जवाब था हाँ। आज की दुनिया में फोन से लेकर सोशल मीडिया के लाइक्स तक हर चीज में हमें एक कभी न खत्म होने वाले चक्कर में खींचने की ताकत है। तो ये चक्र आखिर काम कैसे करता है? क्यों एक वेब सीरीज का एक एपिसोड देखने के बाद रुकना लगभग नामुमकिन सा लगता है? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिस्टम में छिपा है, सुख दर्द का तराजू। और इस पूरे खेल का मेन प्लेयर है डोपामाइन। ज्यादातर लोग इसे हैप्पीनेस केमिकल या खुशी का केमिकल मानते हैं, पर यह पूरा सच नहीं है। असल में डोपामाइन चाहत का केमिकल है। ये हमें ये एहसास नहीं कराता कि वाह मजा आ गया, बल्कि ये हमें और पाने के लिए उकसाता है। ये कहता है बस इतना काफी नहीं है, आगे और भी है, जाओ और ढूंढो। तो जब हम वेब सीरीज का अगला एपिसोड देखते हैं तो डोपामाइन हमें संतुष्ट नहीं कर रहा होता, वो तो बस हमें अगला और अगला एपिसोड देखने के लिए उकसा रहा होता है। ये एक अंतहीन खोज है, संतुष्टि नहीं, और इस फर्क को समझना बहुत ही जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए दिमाग के अंदर एक तराजू की कल्पना कीजिए। एक पड़ेड़े पर है सुख, दूसरे पे है दर्द। दिमाग का बस एक ही काम है, इस तराजू को हमेशा बराबर रखना। तो जैसे ही कोई सुखद अनुभव होता है, सुख वाला पड़ला नीचे जाता है। लेकिन संतुलन बनाने के लिए दिमाग फौरन दर्द वाले पड़ले पर वजन डाल देता है। इसका मतलब हर खुशी के बाद एक हल्का सा दर्द, एक खालीपन महसूस होता है। बस यही है लत का पूरा चक्र। तो अगर हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है और हमारी दुनिया डोपामाइन से लबालब भरी है, तो क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और सबसे शक्तिशाली तरीका है दिमाग को एक रीसेट का मौका देना। देखिए, समस्या ये है कि हमारा दिमाग लाखों साल पहले एक ऐसी दुनिया के लिए बना था जहां भोजन, पानी और खुशी जैसी चीजें बहुत कम मिलती थीं। तो दिमाग ने सीखा कि जब भी कोई अच्छी चीज मिले तो उसे ज्यादा से ज्यादा हासिल कर लो। लेकिन आज की दुनिया ठीक उल्टी है। हर तरफ डोपामाइन की बाढ़ आई हुई है और हमारा वो पुराना दिमाग इस नई दुनिया में बुरी तरह फंस गया है। और इस नई दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है हमारा स्मार्टफोन। किताब में इसकी तुलना एक ऐसी सुई से की गई है जो 24 घंटे, 7 दिन सीधे हमारे दिमाग में डिजिटल डोपामाइन इंजेक्ट करती रहती है।
हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर नया वीडियो एक छोटी सी खुराक है जो हमें लगातार इसका आदी बनाती जा रही है। डेलिला की कहानी इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। वो एक टीनेजर थी जिसे बहुत ज्यादा घबराहट रहती थी। उसे लगता था कि भांग का इस्तेमाल करने से उसे आराम मिलता है, लेकिन असल में भांग ने उसके डोपामाइन सिस्टम को इतना बिगाड़ दिया था कि उसके बिना वो शांत रह ही नहीं सकती थी। जब उसे 4 हफ्तों के लिए भांग छोड़ने के लिए कहा गया तो एक चमत्कार हो गया। उसकी सालों पुरानी घबराहट पूरी तरह से खत्म हो गई। मतलब जो चीज उसे इलाज लग रही थी वही बीमारी की असली जड़ थी। तो इस डोपामाइन फास्ट के लिए किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है जिसका नाम है DOPAMINE। इसमें सबसे पहले अपनी आदत का डेटा D इकट्ठा करना होता है, फिर उसके उद्देश्य O और उससे होने वाली समस्याओं P को समझना होता है। इसके बाद सबसे अहम कदम है 4 हफ्तों का परहेज A। इस दौरान सजगता से उस असुविधा को बस महसूस करना है और अंत में आप एक अंतर्दृष्टि आय हासिल करते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या बदला है। यह ठीक वैसा ही है जैसे दिमाग को खुद को ठीक करने का मौका देना। लेकिन क्या सिर्फ ये तय कर लेना कि बस अब मैं ये नहीं करूंगा काफी है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब है नहीं। हमारी विल पावर या इच्छा शक्ति एक सीमित सी चीज है जो तनाव में आते ही जल्दी से खत्म हो जाती है। तो फिर काम क्या करता है? जैकब की कहानी को ही ले लीजिए। वो एक वैज्ञानिक था जो अपनी लत से छुटकारा पाने के लिए हर जगह चेतावनी के नोट्स चिपकाता था, लेकिन एक दिन भी उन पर अमल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति तनाव के एक ही पल में ढेर हो गई। गलती इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी, गलती थी एक ऐसे माहौल में रहना जहां लत की चीज बहुत आसानी से उपलब्ध थी। इसका समाधान है सेल्फ बाइंडिंग, मतलब खुद पर पाबंदी लगाना। इसका मतलब यह है कि अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय अपनी लत और खुद के बीच जानबूझकर कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं खड़ी करना। ये एक पहले से बनाई गई स्ट्रैटेजी है, ना कि मौके पर की जाने वाली कोई लड़ाई। और ये 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला है भौतिक दूरी, जैसे कि फ़ोन को बेडरूम से बाहर चार्ज करना। दूसरा है समय की पाबंदी, जैसे रात 10 बजे के बाद कोई स्क्रीन नहीं। और तीसरा पूरी कैटेगरी को ही हटा देना, जैसे फ़ोन से सारी सोशल मीडिया ऐप्स को ही डिलीट कर देना। ये छोटी छोटी बाधाएं दिमाग को सोचने का वो ज़रूरी समय दे देती हैं जिसमें लालच अक्सर हार जाता है। अच्छा, अभी तक हमने ये सीखा कि कैसे ज्यादा सुख हमें नुकसान पहुंचाता है और उससे कैसे बचना है। लेकिन अब जो विचार आने वाला है वो शायद सबसे उल्टा लगे, और वो ये है कि असली खुशी का रास्ता अक्सर दर्द से होके गुजरता है। इस सिद्धांत को हॉर्मीसिस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम जानबूझकर थोड़ी मात्रा में तकलीफ या तनाव लेते हैं तो हमारा शरीर जवाब में खुद को और भी ज्यादा मजबूत बना लेता है। ठीक वैसे ही जैसे कसरत करने से मांसपेशियां पहले टूटती हैं ताकि वे पहले से ज्यादा मजबूत बन सकें। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है ठंडा पानी। एक स्टडी में पाया गया कि ठंडे पानी में सिर्फ 1 घंटा बिताने से डोपामाइन का स्तर 250% तक बढ़ सकता है। और ये वो वाला डोपामाइन नहीं है जो नशे से मिलता है। ये धीरे धीरे आता है, देर तक रहता है और अपने पीछे कोई खालीपन नहीं छोड़ता। माइकल की कहानी इसे साबित करती है। उसने कोकीन की लत को हर सुबह बर्फीले पानी से नहाने की आदत से बदल दिया। तेज कसरत, उपवास या कोई भी मुश्किल काम, ये सब स्वस्थ दर्द के ही उदाहरण हैं। ये हमारे सुख दर्द के तराजू को दर्द की तरफ झुकाते हैं ताकि दिमाग संतुलन बनाने के लिए अपनी अंदरूनी खुशी पैदा करे जो सच्ची और टिकाऊ होती है। और आखिर में एक ऐसा तत्व जो इन सभी रणनीतियों को एक साथ जोड़ता है और शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है सच बोलना। अरे बस थोड़ा सा ही तो मीठा खाया या बस एक जरूरी काम के लिए फोन देख रहा था। ये छोटे छोटे झूठ हमें हानि रहित लगते हैं, लेकिन असल में यही वो ईंधन है जो लत के इंजन को चलाते रहते हैं। खुद से बोला गया हर झूठ एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बनाता है जहां हमारी आदतें सही लगने लगती हैं और बदलाव की जरूरत ही महसूस नहीं होती। सच बोलने से अक्सर शर्मिंदगी का डर लगता है, लेकिन शर्म भी 2 तरह की होती है। एक है जहरीली शर्म जो कहती है मैं बुरा हूं और हमें अकेलेपन में धकेलती है, और दूसरी है सामाजिक शर्म जो एक सपोर्टिव माहौल में कहती है मैंने कुछ गलत किया है लेकिन मैं इसे ठीक कर सकता हूं।
ये हमें दूसरों से जुड़ने और बदलने के लिए प्रेरित करती है। याद रखिए, लत अकेलेपन में पनपती है और सच बोलना उस अकेलेपन को तोड़ता है। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये समझना कि डोपामाइन चाहत है हमें बताता है कि दिमाग क्यों हमेशा संतुलन खोजता है। इस डोपामाइन से भरी दुनिया में 4 हफ्तों का परहेज हमारे दिमाग को रीसेट करने की ताकत रखता है, पर इच्छा शक्ति काफी नहीं है। इसलिए बाधाएं बनाना जरूरी है और आखिर में संतुलन पाने के लिए स्वस्थ दर्द को अपनाना और सच बोलकर दूसरों का सहारा लेना सबसे जरूरी कदम है। अब जाते जाते बस एक सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। अपनी जिंदगी में वो कौन सी एक चीज है जिसका इस्तेमाल आप जितना करना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा करते हैं? वो फोन हो सकता है, सोशल मीडिया या कुछ और। उस एक चीज को ईमानदारी से पहचानना, यही बदलाव की दिशा में पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है।